हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हूं शाद अली। भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की आज हमारी तीसरी क्लास है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी परीक्षा के लिए भारत के संविधान के दो हिस्से, दो भाग बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक तो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, जो कि भारत के संविधान का भाग 3 है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट भाग होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संघ यानी यूनियन, भाग 5। आज की क्लास हमारी शिक्षक भर्ती प्राइमरी जूनियर यूपी टेट की परीक्षा, यूपीपीएससी की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। भारत में, हमारे देश में किसी भी नागरिक के लिए ऐसी बेसिक चीज़ें, ऐसी बेसिक राइट्स देना जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं, वही हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। यानी भारत के हर नागरिक के पास ये होने ज़रूरी होते हैं और इनसे किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर इनसे वंचित किया जाएगा तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। मतलब ऐसे अधिकार, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे हम, भारत के इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार एक सिंपल बेसिक है, फंडामेंटल राइट है। बोलने का अधिकार, स्वच्छ जीवन या आप कह सकते हैं स्वच्छ वातावरण पूर्ण एक पर्यावरण मिलने का अधिकार, किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म की उपासना करना या उसको फॉलो करना, उसका अधिकार, ये सब हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और इन पर आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न इस पर यह बनता है कि भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो किस भाग में वर्णित हैं। याद रखिएगा, भाग 3 में वर्णित हैं फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान में है, इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान या किस देश से लिया गया है। तो अमेरिका में एक दस्तावेज हुआ जिसे हम कहते हैं अमेरिकाज बिल ऑफ राइट्स। ये दस्तावेज से प्रेरित हैं हमारे भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार, हम कह सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स वाज बोरोड फ्रॉम अमेरिकाज बिल ऑफ राइट्स। अब यहाँ से अगला प्रश्न जो बनता है वो ये आता है कि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकारों की सबसे पहली मांग किसके द्वारा की गई। तो भारत में मौलिक अधिकारों की प्रथम लिखित मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1928 में, और इसी को हम जानते हैं नेहरू रिपोर्ट के नाम से। तो नेहरू रिपोर्ट जो थी, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से ही भारत में सबसे पहले लिखित मांग की गई थी मौलिक अधिकारों की। जो हमारे देश का संविधान है उसमें कुल कितने मौलिक अधिकारों को बताया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। भारत के संविधान में कुल मिलाकर के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। ये नंबर आपसे पूछा जाता है। कौन कौन से हैं, पहले 6 के 6 को देखेंगे, फिर एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। प्रश्न जो यहाँ से पूछे जाते हैं उन पर हम जो है फोकस करेंगे। सबसे पहले इस 6 फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। पहला राइट है इसमें समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी कहते हैं इसको। ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हैं, आर्टिकल 14 से, अनुच्छेद 14 से 18 तक हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान में जो भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार हैं उसमें समानता के अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी है। अगला जो अधिकार है ये पहला है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक अनुच्छेद इसमें शामिल है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 और 24 इसी में आते हैं। और चौथा फंडामेंटल राइट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। अगला है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29-30। और हम बात करेंगे लास्ट की, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब इन आर्टिकल्स, अब इनको देख लीजिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हुए हमारे पास। 6 फंडामेंटल राइट्स हुए। अब इनमें जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें अगर यहाँ पर भारत के नागरिक को समानता का अधिकार दिया है तो किन किन क्षेत्रों में दिया गया है, और स्वतंत्रता का अधिकार दिया है तो कहाँ कहाँ स्वतंत्र किया गया है भारत के नागरिक को। ऐसे ही इन आर्टिकल्स पर अब हम नज़र डालेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे समानता का अधिकार क्या होता है, राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है।
हमें समानता के अधिकार या राइट टू इक्वालिटी हमें किन किन चीज़ों में दी गई है, तो इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 14। इसमें है विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश का संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष यानी कानून के आगे सबको एक नज़र से ही देखा जाएगा। कानून सबके लिए बराबर होगा, यानी कानून का चश्मा सबके लिए एक समान न्याय करेगा। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति उच्च वर्ग में हो, हाई सोसाइटी में हो, या फिर बिल्कुल एक गरीब इंसान हो। ठीक है, वो पुरुष हो या स्त्री हो या कोई भी आप कह सकते हैं कि थर्ड जेंडर जो होते हैं आजकल। ठीक है, वो सभी के लिए कानून के समक्ष सामने बिल्कुल सारे लोग एक जैसे ही होंगे। कानून उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यही आर्टिकल 14 बताता है, विधि के समक्ष समानता। तो भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए भी कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता है। दूसरा, जो विदेशी लोग यहाँ आते हैं उनके लिए भी ये लॉ आर्टिकल 14 लागू होता है, उनको भी ये समानता दी गई है। इसमें एक्सेप्शन के तौर पर हमें दो चीज़ें याद रखनी होंगी। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षाओं में यही पूछे जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति और जो किसी राज्य के राज्यपाल होते हैं, इन दोनों को इस विधि के समक्ष समानता वाले आर्टिकल में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि देखो, अभी हम बात कर रहे हैं कि कानून की नज़रों में जो सब एक समान है, लेकिन दूसरी तरफ हम अपवाद भी बता रहे हैं भारत के राष्ट्रपति। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं या गवर्नर हैं, वो अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए ज़िम्मेदार नहीं होते हैं। ठीक है, वो अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए ज़िम्मेदार नहीं होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति और राज्य के गवर्नर को ना तो कभी गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही उनके खिलाफ भारत के किसी भी कोर्ट में कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। सिंपल। तो भारत के राष्ट्रपति को संरक्षण मिला है विधि के तहत। ठीक है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपना हर एक काम मंत्री परिषद की सलाह से ही करते हैं। तो मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए वो बाध्य होते हैं। और अगर भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के विरुद्ध कुछ कार्य किए हैं तो राष्ट्रपति पर संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। बाकी इसके अलावा और कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति पर। अब समझिए इसको। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध। यानी जो एक तरीके से इसमें भी समानता के ही बारे में जिक्र किया गया है। इसमें सामाजिक समानता के अधिकार की बात की गई है। मतलब हमारे समाज में हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है बहुत डाइवर्स है। यहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं हमारे देश में। तो धर्म, जाति, मूलवंश ये सब है हमारे देश में। लिंग और जन्म के आधार पर किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक तरीके से क्या है, मतलब इन चीज़ों के आधार पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भेदभाव करता है इन आधारों को लेकर के, तो इसका मतलब है कि इसे मौलिक अधिकारों से एक तरीके से वंचित किया जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति अपने इन मौलिक अधिकारों के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है सीधे। ऐसी भी अधिकार कोर्ट ने दिए हुए हैं, हमारे संविधान ने दिए हुए हैं। आर्टिकल 16 को समझो। तो देखो, जितने भी आर्टिकल हमें डिस्कस कर रहे हैं ये पार्ट पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग्य इसका एक भी आर्टिकल आपको मिस नहीं करना है। अनुच्छेद 16 क्या है? ये कह रहा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी सरकारी पद है, जैसे कोई सरकारी वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है, तो उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जो हैं इसमें एक तरीके से सबकी भागीदारी इसमें होगी। यानी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, सभी लोगों को अवसर मिलेगा जो सरकारी नियोजन या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होते हैं। यानी कोई गवर्नमेंट जॉब निकली हैं या वैकेंसीज निकली हैं तो भारत के सभी नागरिक समान रूप से उससे लाभान्वित हो सकते हैं और सभी लोग उसमें जो है क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन डाला हुआ है, एक अपवाद है, इसको भी समझेंगे। आर्टिकल 16 का जो 4th आर्टिकल है, आर्टिकल 16 4th जो है, इसमें क्या है, लोक नियोजन के अवसर में जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं इनको आरक्षण दिया गया है। रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये किस आर्टिकल में है, ये सवाल आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एस सी एस टीज़ को जो पब्लिक एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट होती हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उनमें किस आर्टिकल के तहत उनको आरक्षण दिया गया है? ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में है। नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए आर्टिकल 17 को। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किसी भी व्यक्ति के साथ
छुआछूत जैसे व्यवहार करना जो है ये अस्पृश्यता कहलाती है। तो इसके तहत जो है मतलब इस तरह की जो अनटचेबिलिटी है हमारे देश में उस सबको ख़त्म कर दिया गया है। आर्टिकल 18 में ये भी पूछा हुआ आर्टिकल है आपसे, परीक्षाओं में उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत किया गया है किसमें? अनुच्छेद 18 में। तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक कौन से हो गए? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी को हमने डिस्कस किया है। उपाधियों का अंत का मतलब क्या होता है? जैसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है, तो ये क्या है? तो वो व्यक्ति अपना नाम ऐसे नहीं लिख पाएगा कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग लिखते हैं, कई आर्टिकल्स में आपको मिल जाएगा देखने को, लेकिन ये गलत है। ये जो टाइटल्स हैं इनका इस्तेमाल करने के लिए आर्टिकल 18 में मना किया गया है। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पहले या नाम के बाद अपनी उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरा अधिकार हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब इसको बोलेंगे राइट टू फ्रीडम। तो हमें स्वतंत्रता, कितनी तरह की स्वतंत्रता मिली हुई है? देखो 6 फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है। पहला फंडामेंटल राइट था राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा फंडामेंटल राइट को हम डिस्कस करें, जिसको हम जानते हैं स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम के नाम से, जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक आते हैं। और इसमें जो पहला आर्टिकल देखो, ये यहाँ पर सामने जो मेंशन किए गए हैं ये समझना ज़रूरी है आपको इनको। अनुच्छेद 19 को हम डिस्कस कर रहे हैं। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है? इसमें किस तरह की स्वतंत्रता दी गई है, किस तरह की आज़ादी भारत के नागरिकों को मिली है? यह है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी इसको हम जानते हैं ये बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। हमें बोलने की स्वतंत्रता, सवाल ऐसे आएगा, हमें बोलने की स्वतंत्रता आज़ादी किस आर्टिकल में मिली? आर्टिकल 19 के फर्स्ट में, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के समक्ष आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, हमसे छीना नहीं जा सकता है, वंचित नहीं किया जा सकता है इससे। अब आपको बोलने का अधिकार अगर स्वतंत्रता दी गई है तो आप इस तरह से नहीं कर सकते कि हम अपने देश के ही खिलाफ बोलने लगे, ठीक है। देश की गरिमा को हम ठेस पहुंचाएं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बोलने के अधिकारों में थोड़ा हमको संयम बरतना होगा। भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं, ठीक है, बोलने के नाम पर, जिसमें देश की एकता अखंडता डिस्टर्ब होती हो, ऐसी बातें नहीं बोली जा सकती हैं इस आर्टिकल के तहत। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? अब देखो यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं इस वाले आर्टिकल 19 क्लॉज 1 से। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं आपसे परीक्षाओं में ये कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, प्रेस क्या मतलब है? बोलने की आज़ादी है, अपने विचार, भाई सभी व्यक्तियों के विचार जो भी प्रेस में या व्यक्त करता है वो सब अपने विचारों का ही एक तरीके से एक्सपेंशन कर रहा है। बोलने की आज़ादी का ही वो जो है एक तरीके से इस आर्टिकल का ही यूज़ कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो प्रेस की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आज़ादी जो है, प्रेस का काम क्या है? अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, विचारों को दूसरे के, ठीक है। तो ये क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस आएगा आर्टिकल 19 के क्लॉज फर्स्ट में। दूसरी, भाषण देने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एड्रेसिंग, भाषण आप दे सकते हैं, वो भी आज़ादी आपको यहीं से मिली है। फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध भी अधिकार, आपका कोई आपकी बिना इजाज़त के आपका फ़ोन टेप नहीं कर सकता है। अगर भारत सरकार को लगता है कि ये ज़रूरी है तो भारत सरकार ऐसा कर भी सकती है। यानी जब तक कोई आपराधिक मामला दर्ज ना हो तो ये आपका मौलिक अधिकार है कि आपके फ़ोन को कोई टेप नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आप पर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो न्यायालय से निर्देश के द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से ये आपके फ़ोन की टेपिंग की जा सकती है। तो ये पूरी तरह पॉसिबल है किसके द्वारा? ये पुलिस सिस्टम के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अधिकार मिला है। विरोध करने की स्वतंत्रता भी हमें मिली है, ठीक है। आप फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, विरोध अपना जता सकते हैं अगर किसी चीज़ से आप, किसी बात से आप असहमत हैं। शांति की स्वतंत्रता भी है, फ्रीडम ऑफ पीस। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, आप देख सकते हैं किस किस तरह की स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई हैं। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 हुआ ये। और नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 19 का क्लॉज 2, यानी 19 ही आर्टिकल चल रहा है ये। 19 के आर्टिकल में पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल, सब आर्टिकल कह सकते हैं, सब क्लॉजेस कह सकते हैं। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 में क्या बात की गई है? शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी आपको अभी जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम, आज़ादी किस किस तरह की दी गई है हमें? कहीं पर भी आप सम्मेलन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, 2, 4, 10, 15, 20 जितने भी लोग चाहें कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक होनी चाहिए, कंडीशन है उसमें। निशस्त्र होनी चाहिए, कोई भी शस्त्र या यहाँ पर कोई भी हथियार वगैरह नहीं होने चाहिए, शांतिपूर्वक होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं जाएगा, हथियार लेकर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
तो ये शांतिपूर्वक और निशस्त्र मतलब बिना हथियार के, ठीक है, बिल्कुल शांतिपूर्वक ये चलना चाहिए। तो ऐसी आज़ादी दी गई है आर्टिकल 19 का। थर्ड में देखेंगे संघ बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति जो है एक तरीके से कोई भी संघ बना सकता है, यूनियन बना सकता है, ग्रुप, बहुत सारे लोगों का ग्रुप मिलकर के एक संघ को फॉर्म कर सकता है। ये भी मौलिक फंडामेंटल राइट्स में ही आता है। नेक्स्ट वन देखिए आर्टिकल 19 का फोर्थ, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी राज्य में आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है ये प्रतिबंधित, जहाँ पर सरकार ने कुछ एरियाज़ को बैन किया है, प्रतिबंधित किया, वहाँ नहीं जा सकते, बाकी आपके लिए पूरा इंडिया खुला हुआ है, ठीक। आर्टिकल 19 का क्लॉज 5 में जाएंगे। भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की एक तरीके से स्वतंत्रता, आवश्यकता नहीं, यहाँ पर होगा स्वतंत्रता। भारत के किसी भी क्षेत्र में, पहले क्या होता था, जब तक जम्मू कश्मीर राज्य था उस वक्त वो बाकी किसी राज्य के व्यक्ति को या नागरिक को वहाँ पर वो अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकता था, ठीक है, घूम फिर सकता था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता तो पहले भी थी उसको, लेकिन अब वहाँ पर ज़मीन भी खरीदी जा सकती हैं किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट वन देखें, व्यवसाय की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना व्यवसाय करना, कोई भी कारोबार वो स्टार्ट कर सकता है, उसे पूरी छूट, पूरी स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर नेक्स्ट देखें, आर्टिकल नंबर 20, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो नंबर आर्टिकल में क्या है और क्यों है। अपराध के संदर्भ में दोष सिद्धि में संरक्षण मिलता है, इसमें प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर दी ऑफेंसेस। अब एक सवाल आता है कि जब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है हमारे देश में, राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो कौन सा आर्टिकल है जो सबसे पहले टर्मिनेट किया जाता है या उसको रद्द किया जाता है, छीन लिया जाता है, कौन सा फंडामेंटल राइट ऐसा है। तो इसको याद रखेंगे, आपातकाल की जैसे घोषणा होती है तो सबसे पहले जो है आर्टिकल 19 जो हमने भी पढ़ा है, आर्टिकल 19 सबसे पहले टर्मिनेट होता है इमरजेंसी की कंडीशन में, वो छीन लिया जाता है भारत के नागरिकों से, ठीक है। आर्टिकल 19 में क्या पढ़ा है हमने, स्वतंत्रता। जब भाई देश में इमरजेंसी लगी है, बिल्कुल लॉक हुआ है पूरा कंट्री, तो आपको विचरण करने की, घूमने की, भारत के किसी भी क्षेत्र में जाने की, व्यवसाय करने की, ये सारी स्वतंत्रताएँ ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये याद रहेगा आपको, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अधिकार है जिसको निरस्त किया जाता है, वह आर्टिकल 19, ठीक है। इमरजेंसी के केस में भी कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कभी भी निरस्त नहीं होता है, एक आर्टिकल 20 है और एक आर्टिकल 21 है, ये दोनों ही हैं, इनको याद रखेंगे। अब 20 को समझ लेते हैं। आर्टिकल 20 में कुछ 3 प्रोविज़न किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति है, अगर उस पर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी अपराध का चार्ज उस पर लगता है या कुछ ने अपराध किया है, तो मामला दर्ज हो जाएगा। उस कंडीशन में उसको पूरी तरह से जो मौलिक अधिकार हैं उनको भी वंचित नहीं किया जाता है, मतलब उसको एडिशनली जो उसके मौलिक अधिकार हैं, मतलब दोष सिद्ध होने पर भी उसको और दिए जाते हैं। जैसे उसे किस तरह के अधिकार मिलेंगे, मान लें किसी व्यक्ति पर एलिगेशन लगाए गए, अपराध सिद्ध, अभी अपराध किया है किसी ने और किसी व्यक्ति को मान लिया गिरफ्तार किया गया है, अपराध सिद्ध होने से पहले किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा, ना ही उसको अपराधी माना जाएगा। मतलब किसी पर संदेह है, संदेह में उठाया गया है, कोई क्राइम किया गया है, उस क्राइम में किसी व्यक्ति को उठा लिया गया, तो जब तक वो क्राइम प्रूफ नहीं हो जाता, अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक तो इसमें ये स्वतंत्रता मिली है, एक संरक्षण मिला है एक्चुअली ये, ठीक है। दूसरा है, एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार सज़ा का प्रावधान है। व्यक्ति की एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित उसे किया जाएगा, मल्टीपल टाइम्स एक ही सज़ा, एक ही अपराध की अलग अलग सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी। तीसरा है, इसमें किसी भी व्यक्ति को अपराध के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है, फोर्स नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको अधिकार मिलता है आर्टिकल 20 में। तो चाहे आपातकाल की कंडीशन क्यों ना हो हमारे देश में, व्यक्ति का आर्टिकल 20 कभी भी नहीं छीना जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक। आर्टिकल 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोनों ये आर्टिकल्स। तो इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कहने का मतलब हमारे जीवन का जो प्रोटेक्शन, हमारे जीवन का जो प्रोटेक्शन है, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है फिजिकल लिबर्टी हमें, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी। इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। एक तो आर्टिकल 21 में ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, या इसको ही हम बोलते हैं राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 को ही कहा जाता है जीवन का अधिकार। तो ये जीवन जीने की स्वतंत्रता है इस आर्टिकल में। एक जीवन जीने के लिए आपको स्वच्छ वातावरण की ज़रूरत होती है,
जीवन की रक्षा करने का अधिकार आपको है। आपकी जो प्राइवेसी है, आपका जो स्वास्थ्य है, इन सबको अच्छा रखने का, अच्छा पाने का ये आपका अधिकार है। प्रदूषण मुक्त इन्वायरमेंट आपको मिले, ये आपका अधिकार है। सूचना का अधिकार इसी के अंतर्गत है, ठीक है। ये सब ऐसे ही मिल जाएंगे इसमें। अब हम बात करेंगे किसकी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो आर्टिकल 21A है। आर्टिकल 21A में क्या बताया गया है, 6 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया है। ये पहले संविधान में नहीं था, मौलिक अधिकारों में ये आर्टिकल 21 नहीं आता था पहले। इसको 86 वह संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आया था, इसके तहत जोड़ा गया था। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बच्चों का मौलिक अधिकार बताया गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है ये भी। अब आर्टिकल नंबर 22 को हम देखेंगे। आर्टिकल नंबर 22 है मनमानी गिरफ्तारी और बंदी बनाने पर रोक, आर्टिकल 22 में है। तो आर्टिकल 20 आपको समझ में आ गया और 21 समझ में आ गया। ये दोनों आर्टिकल 20 और 21 कैसे हैं, इसमें कभी भी आपसे क्या नहीं छीने जाएंगे, आपसे ये आपातकाल के टाइम पर भी नहीं छीने जाते हैं। आर्टिकल 22 को समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, तो गिरफ्तार होने से पहले उसे उसका अपराध बताना ज़रूरी होता है। इसी में एक बात और कहेगी, गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार जिस व्यक्ति को किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना अनिवार्य है। और गिरफ्तार व्यक्ति को अपना मनपसंद जो वकील होता है उसको चुनने का भी अधिकार है। ये किसको दिया गया है, आर्टिकल 22 में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा फंडामेंटल राइट। और इसमें आता है आर्टिकल नंबर 23 और 24, ठीक है, 23-24। तो इसमें क्या किया गया, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। तो इसमें जो है किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती जबरन कोई भी कार्य करवाना या किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ करवाया जाता है और सैलरी वगैरह भी अगर उसे नहीं दी गई है तो ये कंसीडर किया जाता है बलात्श्रम में आता है, ये फोर्स्ड लेबर में आता है। तो हमसे कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ कोई कार्य ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है, ठीक है। तो ये मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर बैन लगाता है, आर्टिकल 23 कई बार पूछा है, ठीक है। इसके बाद जो अगला आर्टिकल हमें मिलता है वो है कारखानों में बालकों के नियोजन पर निषेध, यानी बाल श्रम पर प्रतिबंध लगता है आर्टिकल 24 से, ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री या कारखाने में या मिल में, कहीं भी सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र में या रेलवे संबंधित कहीं पर भी जो है उससे कार्य नहीं करवाया जा सकता, ये आर्टिकल 24 में है। अगला आर्टिकल आता है यह स्वतंत्रता, चौथे नंबर की स्वतंत्रता हमें दी गई है। जो चौथे नंबर का मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्पेशली मेंशन किया है आर्टिकल 25 से 28 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसमें आप किसी भी धर्म की उपासना और उसके रीति रिवाजों को मानने की स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन एंड इट्स कस्टम। तो इस लाइन से काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जो परीक्षा में पूछी जाती है वो ये है, एक तो पहले पूछ लेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है, 25 से 28 तक हैं, फोर्थ फंडामेंटल राइट है ये। और इसमें एक चीज़ हम ऐड करेंगे, जो सिख होते हैं, सिख कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, सिख समुदाय के जो लोग होते हैं, आपने उनको देखा होगा उनके पास से कृपाण होता है, ठीक है। और आप देखते होंगे वो सार्वजनिक क्षेत्रों में पब्लिक प्लेसेस पर भी उस कृपाण को लेकर के जा सकते हैं। तो आपसे सवाल ऐसे पूछा जाता है कि सिखों को सार्वजनिक स्थान पर कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत मिलती है। तो ये शक्ति उनको, यही राइट मिलता है किसमें, आर्टिकल 25 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 25 के तहत सिख समुदाय का व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर कृपाण धारण कर सकता है, ठीक है। अन्य किसी भी कम्युनिटी के व्यक्ति को इस तरह की आज़ादी नहीं है, नहीं अलाउड किया जाता है, ठीक। आर्टिकल 26 कहता है किसी भी धार्मिक सम्मेलन एवं कार्यक्रम के आयोजन की स्वतंत्रता है। जैसे अलग अलग धर्म हैं, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, तो किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा सकता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 27 में क्या बनता है, प्रत्येक जो राज्य होते हैं, राज्य प्रत्येक धार्मिक आय को जो है राज्य के द्वारा टैक्स फ्री किया जाता है। मतलब कोई भी धार्मिक संस्थान हो सकता है, ठीक है, मंदिर है, मस्जिद, गुरुद्वारे, अगर कोई भी व्यक्ति इसमें क्या है, आप एक तरीके से इनकी अपनी आय होती है, ठीक है। कोई भी धार्मिक आय, रिलीजियस इनकम जो भी आती है इन संस्थानों को, धार्मिक संस्थाओं को, तो वो जो है टैक्स फ्री होती है, उस पर टैक्स नहीं लिया जाता है, ठीक है, उसको कर मुक्त समझा जाता है, कहने का मतलब यही है। आर्टिकल 28 कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं करा सकता, ठीक है। इसमें क्या है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे उसमें धार्मिक शिक्षा
नहीं दी जा सकती है। ना ही किसी अन्य धर्म या समुदाय के व्यक्ति को किसी और धर्म के रीति रिवाजों को मानने के लिए या पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29। तो इसमें अपने भाषा, लिपि, संस्कृति को मानने का और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। तो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का प्रचार प्रसार करने और उनको मानने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 30 में कहा गया है कि भाषा और लिपि के विकास के लिए अल्पसंख्यकों के द्वारा धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने का भी उनको अधिकार दिया गया है। तो हमारे देश में हमारे देश में अगर कहें अल्पसंख्यक कौन है, माइनॉरिटीज़ कौन है, तो 7 कम्युनिटी हैं देश में हमारे। तो इसमें कौन कौन सी है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोग हैं, जैन और फारसी। ठीक है, तो इनमें से केवल हिंदू ही जो है वो बहुसंख्यक में है, मेजॉरिटी में है, और बाकी इनके अलावा जितने भी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये क्या हैं? ये सब क्या हैं? ये सब माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं। तो ये अल्पसंख्यकों को ये अधिकार मिला हुआ है। अब आर्टिकल 31 की बात करेंगे। आर्टिकल 31 आप जानते हैं ये क्या हुआ करता था? पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। और आप जानते हैं भारत के संविधान में अब आर्टिकल 31 एग्जिस्ट नहीं करता है, संपत्ति का अधिकार। इसको जो है यहाँ से हटा करके प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को संविधान से हटा करके 31 आर्टिकल से हटा करके उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। उसके तहत मौलिक अधिकारों से हटाकर इसको वैधानिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 300A में आता है ये। ठीक है, अब वैधानिक अधिकार है, ये याद रखेंगे। लास्ट अधिकार जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो अनुच्छेद 32 में हमें सुरक्षा प्रदान, अनुच्छेद 32 जो हमें ये सुरक्षा प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति के जितने भी मौलिक अधिकार अभी हमने पढ़े हैं फंडामेंटल राइट्स ऊपर, उन मौलिक अधिकार से किसी भी व्यक्ति से ये मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं, यानी उसे वंचित नहीं रखा जा सकता है। और अगर ऐसे छीन लिए जाते हैं किसी व्यक्ति के ये अधिकार, तो ऐसे अपने अधिकारों को वापसी के लिए तो वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। इसलिए डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया कि आर्टिकल 32 जो है ये क्या है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की आत्मा इसको बताया गया है। ठीक है, हालांकि इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे, जो संविधान की आत्मा है या संविधान की कुंजी है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछेगा किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 32 हुआ। ठीक है, और आर्टिकल 32 में जो ये हमारे अधिकार हैं, इन छीने हुए अधिकारों को वापसी करने के लिए क्या होता है? आर्टिकल 32 के तहत जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, इन मौलिक अधिकारों को वापस दिलाने के लिए, इनको बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के ऑर्डर कह सकते हैं या इनको रिट कहेंगे हम, 5 तरह की रिट को जारी करता है, जिन्हें जुडिशियल रिट हम कहते हैं। और इन रिटों के द्वारा ही हमारे जो मौलिक अधिकार है वो वापस किए जाते हैं। तो सवाल आया कि कुल कितनी रिट होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं? तो याद रखिएगा, जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 32 से मिलती है। तो आप सुप्रीम कोर्ट ना जाकर, ठीक है, अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट के द्वारा यही 5 रिट जो हैं बहाल करने के लिए आपके मौलिक अधिकारों को आर्टिकल 226 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट को दिया गया है। सिंपल। रिट एक तरह से क्या होते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश होते हैं, आदेश होते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को भी हो सकता है दिया गया, ये किसी संस्था को दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 तरह की जो रिट हैं वो जारी की जाती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू गेट द बॉडी, शरीर प्राप्त करना एक तरीके से। अगर किसी भी व्यक्ति को गैर तरीके से, अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, यानी ज़बरदस्ती अगर व्यक्ति को लगता है कि इसके मौलिक अधिकारों को छीना गया है, ठीक है, अधिकारों का हनन किया गया है, तो उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा और आर्टिकल 32 के तहत वो क्या करेगा? हैबियस कॉर्पस रिट जारी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इसमें क्या मिलेगा? अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार व्यक्ति को शारीरिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाएगा। ठीक है, अरेस्टेड पर्सन को एक तरीके से सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाएगा। और जो व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन का मामला सुप्रीम कोर्ट में डालेगा, अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट उसे तुरंत ही निर्देश देगा जल्दी से जल्दी
इस व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बहाल किया जाए। हालांकि पूरा प्रोसीजर चलता है, गिरफ्तारी के बाद में उसका कारण भी पूछा जाता है। अवैध तरीके से अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो वो सारे क्या है, उसको सारे अधिकार फिर वापस प्रदान किए जाते हैं। दूसरी है परमादेश, इसको बोलते हैं मैंडेमस। ये रिट तब लगाई जाती है, तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, अपने कर्तव्यों का, अपनी ड्यूटीज़ का सही से पालन नहीं करते हैं, संविधान को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये रिट जो है न्यायालय अपने जो नीचे वाले कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर लगा सकती है, जो मैंडेमस है या परमादेश है। अगला देखें प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन। ये रिट जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इनके द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर या उनके क्षेत्राधिकारों पर लगाई जाती है। मान लीजिए कोई निचला कोर्ट है, ठीक है, अधीनस्थ कोर्ट या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, तो क्या होते हैं, उनके क्षेत्राधिकार के बाहर के मामलों पर सुनवाई करने अगर वो करते हैं, मान लीजिए किसी ज़िले का बाहर का केस है और किसी दूसरे जगह पर न्यायालय में ये सुनवाई हो रही है जो कि उस क्षेत्र में है ही नहीं, तो इस तरह की ऐसी सुनवाइयों पर बैन लगा सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो किसके थ्रू लगाएगा, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, यानी आपको रोका जाता है। अगली है उत्प्रेक्षण, सर्शियरी इसको बोलते हैं। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो क्या करेगा, अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी मामले को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है केस को। अगला है अधिकार प्रक्षा या क्यू वारंटो। सार्वजनिक कार्यालयों में जो कार्य कर रहे व्यक्ति होते हैं, अपने अधिकार से बाहर जाकर जो कार्य करते हैं, उनको रोकने के लिए क्यू वारंटो जारी किया जाता है। और इसमें जो लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, आर्टिकल है आर्टिकल 15। इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद की विधि बनाने की शक्ति इसमें दी हुई है, ठीक है। तो ये हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स और ये फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन। अगला हम करेंगे पार्ट 4 को, पार्ट 5 को, सारे पार्ट्स को भी आने वाले इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि DPSPs भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगला उससे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और पार्ट 5 को फिर लास्ट में हम कवर करेंगे। फिर आ जाएंगे पंचायती राज। तो ये डिस्कशन रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी आपकी सफलता प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को फिर से शुरू करते हैं और अलग अलग विषयों के प्रैक्टिस सेट अब और आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें विज्ञान के भी शामिल होंगे आपके लिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।